Good morning, all of the students of class 7th. In the previous week, we read the chapter 15 in history. Name the chapter is Regional Kingdom First. पिछले सप्ताह हम लोग उत्तर भारत में कनौज के बारे में पढ़े थे, जिसमें 3 तरह के वंशज लड़ाई लड़ रहे थे कनौज के लिए, जिसमें पलाश, पारतीहार, गुर्जरा, राष्ट्रकूटाज, ये तीनों जो थे कनौज के नियंत्रण के लिए एक दूसरे से स्ट्रगल करते थे। और धीरे धीरे कुछ वर्षों के बाद ये तीनों का अंत भी हो गया। उसके बाद राजपूतों का साम्राज्य आया, जिसमें दिल्ली के तोमार, राजस्थान के चौहान और गुजरात के सोलंकी के बारे में हम लोग पिछले सप्ताह स्टडी किए हुए थे। आज हम लोग उन राजपूतों के बारे में चर्चा करेंगे जो मालवा के थे। मालवा के परमार्श राजपूत अपने आप को पवार के नाम से जाने जाते थे। उस कलान में सबसे शक्तिशाली शासक भोज परमारा हुआ करते थे। उसकी राजधानी धार था। द नीलकंठेश्वर टेम्पल एट उदयपुर वाज बिल्ट बाय द परमार्श। परमार्श के द्वारा ही उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर बनवाया गया था। उसके बाद उसी क्षेत्र में घाड़ावाल कनौज के चारों ओर शासन करते थे। घाड़ावाल के राजा जयचंद हुआ करते थे, जो मोहम्मद गोरी के द्वारा हराए गए थे। बुंदेलखंड के चंडेलाज वे उस क्षेत्र में शासक करते थे जो यमुना और नर्मदा नदी के बीच में पड़ता था। उसकी राजधानी खजुराहो थी। विच हैज मैनी ब्यूटीफुल टेम्पल बाय देम। उनके द्वारा भी कई तरह की मंदिरें बनवाई गई थी। इस डायनास्टी का सबसे शक्तिशाली शासक कीर्तिवर्मन था। माना जाता है कि राजपूतों का 36 क्लान था। उनमें 4 जो थे पारतीहार, चौहान, सोलंकी और परमार, ये अपने आप को विशेष पोजीशन पाते थे और अपने आप को फायर फैमिली का वंशज के लिए क्लेम करते थे, जो माउंट आबू में अगस्त ऋषि के वंशज के रूप में ये लोग उत्पन्न हुए थे। इसके बाद आता है कि हमारे देश में कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी प्रवेश किए। उनकी शुरुआत हो रही है 11वीं शताब्दी से, जिसमें कई आक्रमणकारी पर्वतों से होकर भारत में प्रवेश किए थे, जो नॉर्थ वेस्ट से गुजरता है, जिसमें पहला नाम आता है मोहम्मद अफ गजनी का। सबसे पहला आक्रमणकारियों का यह सीरीज था। वह गजनी का शासक था, जो अफगानिस्तान में आज है। उसने सुन चुका था कि भारत में काफ़ी धन है और उसने इसके लिए एक विशाल सेना बनाने की फैसला किया और धन एकत्र करने के लिए भारत पर रेड किया। 26 साल में मोहम्मद गजनी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। उसका सबसे पहला रेड था पंजाब के हिंदुस्तानी शासक के खिलाफ। उसने जयपाल को हराया, आनंदपाल को हराया और उनसे काफ़ी खजाना लूटकर ले गया। फिर उसने अन्य मुख्य शहरों जो भारत में पड़ते थे, जैसे मथुरा, कनौज, 1080 में आक्रमण किया। उसने मुख्य रूप से जो मंदिर धनी हुआ करते थे उन पर अटैक किया। फिर उसने मूर्तियों को तोड़ना शुरू किया और सोने के रूप में जो भी सामान हुआ करते थे मंदिर में बने हुए, धन, पैसे, सभी को इलीगल रूप से ले जाने का प्रयास किया। आभूषण ले गया। His most famous attack on the Somnath temple of Gujarat, he stripped of all its wealth. Even the precious stone embedded in the walls of the temple were removed. He carried all the wealth to Ghazni with him. Although he brought so much misery and destruction to India, he constructed marvelous building, palaces and mosques back home. उसका सबसे प्रसिद्ध अटैक सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में पड़ता है उसका हुआ। उसने वहाँ से काफ़ी धन लेकर गया
यहाँ तक कि दीवार, मंदिर के दीवार में जो भी बहुमूल्य स्टोन लगे हुए थे उसको भी उसने वहाँ से हटाया और भारत को विनाश की ओर ले जाने में उसका बहुत बड़ा ये आक्रमण था। उसने कई ऐसे मार्वेलस बिल्डिंग, महल, मस्जिद अपने घर लौट जाने के बाद उसने बनवाया भारत के पैसों से, भारत के खजाने से। उसके प्रशंसा में शाहनामा लिखा। मोहम्मद 1030 में मर गया। गिविंग मच डिजायरेड पीस टू बी रिलीव पीपल ऑफ इंडिया। उसके मर जाने के बाद भारत के लोगों को काफ़ी शांति मिला। फिर मोहम्मद अब गजनी के दरमियान ही भारत में अल-बुरूनी आया था। अल-बुरूनी जो था संस्कृत का मास्टर था और कई ऐसे संस्कृत के पुस्तकों को वह अरबिक में ट्रांसलेट किया था। गजनी की तरह ही घोर एक छोटा सा साम्राज्य हुआ करता था जो अफगानिस्तान में था, वह मोहम्मद ऑफ गजनी के अंतर्गत आता था। मोहम्मद के मौत के बाद गजनी विट्स कमज़ोर हो गया था। घोर फिर से अपना स्वतंत्रता को रीगेन किया और मोहम्मद गोरी उसका शासक हुआ। चलिए, मोहम्मद गोरी was an ambitious ruler as opposed to Muhammad, who just wanted to loot all the wealth and become prosperous. He wanted to settle down in India and establish a large empire there. मोहम्मद गोरी जो था एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह महमूद के अपोज करता था जो बहुत सा धन संपत्ति लूट कर लाया था और समृद्ध हो चुका था। वह भारत में एक सेटल डाउन करना चाहता था और एक विशाल साम्राज्य वहाँ स्थापित करना चाहता था। 1175 में मोहम्मद गोरी जो है मुल्तान को जीतना के लिए अटैक किया। He received a temporary setback when he was defeated by the ruler of Gujarat. Soon he realized that Punjab could be a good base for further conquest, so he conquered Punjab and Sindh in 1190. Prithviraj Chauhan, the Rajput ruler of Ajmer and Delhi, also wanted to control those territories. This led to the Battle of Tarain. आगे क्या होता है, मोहम्मद गोरी जो था जब गुजरात के शासक पर आक्रमण किया तो बहुत जल्द ही वह एहसास कर लिया कि पंजाब जो है कॉन्क्वेस्ट के लिए सबसे अच्छा बेस हो सकता है। इसलिए उसने पंजाब को जीतने का प्रयास किया और सिंध को 1190 में दोनों प्रांत पर पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर और दिल्ली के राजपूत शासक थे, उन्होंने उस टेरिटरीज को नियंत्रण करना चाहा, जिसके चलते तराइन में लड़ाई ये प्रारंभ हुई। 1191 में तराई की लड़ाई शुरू हुई। तराइन की लड़ाई 1191 में मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान की सेना तराइन में मिले। दिल्ली से यह 80 माइल्स दूर था। तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी जो था हराया था। पृथ्वीराज made no attempt to chase the Goris out of Punjab and this proved a great blunder on his part. हुआ क्या, तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी जो था हारा हुआ था। पृथ्वीराज ने उससे पीछा करने का प्रयास नहीं किया पंजाब के बाहर। एंड दिस प्रूव्ड ए ग्रेट ब्लंडर ऑन हिज पार्ट, और इस पार्ट का सबसे बड़ा ब्लंडर यह प्रूफ हुआ, गलती प्रूफ हुई। हुआ परिणाम ये कि मोहम्मद गोरी फिर से अपनी सेना को रीऑर्गेनाइज किया और फिर दूसरी बार तराइन के दूसरी लड़ाई कहा जाता है इसको 1192 में उसने अपने सेना से संगठित करने के बाद लड़ाई किया और इस दूसरी लड़ाई में उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया और साथ ही साथ उन्हें घेर भी लिया। इसके बाद चांदवार की लड़ाई
तराइन के लड़ाई के दरमियान कई ऐसे राजपूत शासक जो थे पृथ्वीराज चौहान को मदद के लिए आए। उसमें सबसे अधिक शक्तिशाली राजपूत शासक था राजा जयचंद जो कनौज का था। वह ठहर गया। मोहम्मद गोरी डिड नॉट एस्पेयर हिज किंगडम आइदर। ही डिफीटेड राजा जयचंद इन बैटल ऑफ चांदवार इन 1194। परिणाम क्या हुआ? मोहम्मद गोरी अपनी किंगडम को एस्पेयर नहीं किया। उसने राजा जयचंद को 1194 में चांदवार की लड़ाई में राजा जयचंद को हराया। उसके बाद ही ओवर रैन द एंटायर गंगा यमुना डॉब। उसके बाद उसने रुका नहीं, आगे बढ़ने लगा। गंगा यमुना डोब जो था उस पर बढ़ा। ही लेफ्ट हिज ट्रस्टेड स्लेव एंड जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक इन चार्ज ऑफ द लैंड ही हैड कंकर्ड एंड रिटर्नेड टू हिज होमलैंड। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने क्या किया? अपना सबसे विश्वासी उसका गुलाम था और सेनापति। स्लेव का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति, ए पर्सन हु इज ऑनर्ड बाय समवन, यानी उसका सेनापति। कुतुबुद्दीन ऐबक को उस लैंड का इंचार्ज बना दिया जो प्रांत वह जीता हुआ था, और स्वयं वह अपने होमलैंड गृह प्रदेश लौट गया। आइए इसके बारे में थोड़ा सा लिटरेचर है, लिटरेचर को देखा जाए। द एरिया बिटवीन द नर्मदा एंड कृष्णा रिवर इज नॉन एज द दक्कन। नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच के जो क्षेत्र होते हैं उसको आप दक्कन के नाम से जानते हैं। इसमें आता है राष्ट्रकूटाज, वहाँ का सबसे शक्तिशाली पावरफुल थे। एज यू ऑलरेडी नो द राष्ट्रकूटाज हैड टू फाइट अगेंस्ट द पलास एंड पार्थियार इन द नॉर्थ एंड द पलवास, पांड्याज एंड चोलाज इन द साउथ। They could not last very long as this continuous fight weakened them considerably. इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं राष्ट्रकूटाज के बारे में कि जो पलास पार्थियार उत्तर में और फिर दक्षिण में पल्लव, पांड्या, चोलाज इसके खिलाफ लड़ाई लड़ चुके थे। ये लोग लगातार लड़ाई लड़ने के कारण बहुत कमज़ोर हो चुके थे। राष्ट्रकूटाज वेयर एबल किंग्स एंड फाइटर। राष्ट्रकूटाज के पास योग्य राजा हुआ करते थे, फाइटर हुआ करते थे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी इफेक्टिव था, किंतु कंटिन्यूअस वार के कारण ये लोग अधिक लोगों के लिए अलाउ नहीं कर पाए। दे वेयर पैट्रॉन ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। ये लोग कला, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर के पैट्रॉन थे। उनका फेमस कैलाश टेम्पल जो है एलोरा में, और रॉक कट, चट्टान को काट कर एलिफेंट गुफा बनाया हुआ है जो उनके सामने का करवेट किया गया था। ये लोग क्षेत्रीय भाषाओं को भी ग्रोथ करने में प्रोत्साहित करते थे। दे ऑल्सो प्रोवाइडेड असिस्टेंस टू द प्रमोशन ऑफ सैविज, वैष्णवीज एंड जैनिज। ये लोग वैष्णव धर्म, जैन धर्म को भी प्रमोशन करने में आगे बढ़ाए। आगे हम लोग नेक्स्ट इसमें एक आता है कृष्णा थॉर। इसी में थे, वे भी अंतिम राष्ट्रकूटाज के शासक हुआ करते थे। उन्होंने अपने कई विरोधियों को दक्षिण में हराया था और उत्तर में उज्जैनी को घेर लिया था। उनकी मृत्यु के बाद राष्ट्रकूटाज वंश जो है अंत हो गया था। आज हम लोग इतना ही रहने दें। अगले वीक में हम लोग कुछ ऐसे भी अदर लोग हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।